हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय सिंह गुर्जर है। सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन 2017 में मेरी 574 रैंक है। मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में देवीपुरा बणी गांव से बिलोंग करता हूं। संस्कृत साहित्य मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है। इस बार संस्कृत में मैंने 298 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य की मेरी स्ट्रेटेजी है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले संस्कृत सिलेक्शन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि संस्कृत साहित्य लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स संस्कृत ले सकते हैं। हमें दोनों पेपर में मिनिमम 3 क्वेश्चन हमें संस्कृत में अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन में से बाकी के 7 क्वेश्चन हम किसी भी अपनी हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। संस्कृत का जो सिलेबस है वो एक्चुअली मार्केट में कई तरह की बातें हैं कि 2 महीने में तैयार हो जाएगा, 2.5 महीने में तैयार हो जाएगा, इतने मार्क्स आ जाएंगे, इतने इस तरह से मतलब 300 मार्क्स आ जाएंगे, 2 महीने में इतना कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। संस्कृत ऑप्शनल अगर आप लेंगे, मैं शास्त्री हूँ, मैंने 11वीं क्लास से लेके और शास्त्री तक संस्कृत में स्टडी की है। उसके बावजूद मुझे 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगा। एक नॉन संस्कृत वाला एस्पायरेंट अगर संस्कृत साहित्य के बारे में सोचता है तो कम से कम आपको 4 महीने संस्कृत को देने चाहिए, क्योंकि 2015 से पहले का टाइम अब नहीं है जब 270-80 नंबर बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते थे ऑप्शनल में। अभी 370 तक मार्क्स जब ऑप्शनल में आ रहे हैं तो 300 प्लस हर मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आप कम से कम 4 महीने पूरी तरह से संस्कृत को अगर आप दे सकते हैं तो 300 प्लस आराम से जाया जा सकता है। उसके बाद में इसका एक फ़ायदा ये है कि संस्कृत एकमात्र मुझे ऐसा सब्जेक्ट लगता है जो 5-6 दिन में इसको हम रिवाइज़ कर सकते हैं। तो रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप इसको पहले से तैयार करके रखते हैं तो प्रीलिम्स के बाद में 1 वीक में आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। फिर सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करें और जीएस पे हम पूरा फोकस कर सकते हैं। तो ये इस ऑप्शनल का फ़ायदा है। डेफिनेटली संस्कृत जो है वो स्कोरिंग है, लेकिन आपकी लेखन शैली कैसी है, आपकी संस्कृत भाषा पे पकड़ कैसी है, आपने सिलेबस को कैसे तैयार किया है, कितना समझा है, अलग से कितना लिखा है, सिर्फ कोचिंग्स के नोट्स का रट्टा मार के ही तो आपने अपना आंसर नहीं प्रिंट किया है, ये सब चीज़ें हमारे मार्क्स में मैटर करती हैं। मेरी जो स्ट्रेटेजी संस्कृत की थी, मैंने संस्कृत के पूरे सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड किया। व्याकरण वाला पार्ट, साहित्य वाला पार्ट और एक दर्शन वाला पार्ट। दर्शन के साथ ही मैंने वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संस्कार, इन सब को दर्शन के साथ ही मैंने रखा। नॉर्मली जब टीचर्स कई पढ़ाते हैं तो ये एडवाइस करते हैं, या पुराने जो सिलेक्टेड लोग हैं वो भी, कि दर्शन वाला पार्ट छोड़ सकते हो, काफ़ी लेंथी है। जैसे हम संस्कृत के पेपर 1 की बात करें तो पहला और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी हैं, दोनों संस्कृत में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप पेपर देखेंगे तो 3 सब क्वेश्चन हैं वो ग्रामर से हैं। वो हम अगर ग्रामर अच्छे से तैयार कर लेंगे, सिद्धांत कौमुदी से कर लेंगे, मेन जो जैसे संधि है, समास है, इन सब को, जैसे कारक प्रकरण है, इन सब को अगर हम अच्छे से तैयार कर लेंगे, इनकी जो व्याख्या है, हर सूत्र की व्याख्या खुद से बनाने की कोशिश करें, उसका अर्थ समझें और सरल शब्दों में, कोई कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पेपर में 2 से 3 वाक्यों में पूछता है। संस्कृत में एक शब्द का भी वाक्य होता है। जैसे कि सिर्फ आपने अगर गच्छामी लिख के पूर्ण विराम लगा दिया तो ये एक पूरा वाक्य हो गया। अहम गच्छामी लिखेंगे तो भी वही सेम मीनिंग निकलेगा। सिर्फ गच्छामी लिख के पूर्ण विराम लगा दिया तो भी एक वाक्य होगा। तो ऐसे 2 वाक्य, 2 से 3 वाक्यों में उन 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो वो अपना खुद से तैयार कर लें कि इसका आंसर हमें कैसे करना है, वो पहले से प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, जैसे व्याकरण वाले के लिए जितने भी कोचिंग्स के मटेरियल हैं वो मुझे लगता है सफिशिएंट है। अगर आप उसमें राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कारक प्रकरण जो है उसके अलग से सूत्र आपको और पढ़ने चाहिए। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी चौखंबा पब्लिकेशन से खरीद सकते हैं। मुखर्जी नगर के पास में कमला मार्केट में शॉप है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। उसमें अपने टीचर से या किसी भी जो संस्कृत जानने वाले हैं उसमें उनसे मेन सूत्र पे टिक लगवाएं और उन सूत्र को भी तैयार करें, क्योंकि कारक प्रकरण 12-13 नंबर के आसपास का एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं, तो इसको इग्नोर ना करें। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन हर मार्क्स मैटर करता है, तो आपको करना ही पड़ेगा ये। पहले क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन आते हैं।
एक सब क्वेश्चन आता है कि जो नाटक है, नाटक काव्य, चंपू हैं, खंड काव्य हैं, महाकाव्य हैं, इन सब से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है जो कि चौथे क्वेश्चन के सिलेबस में है। तो वहाँ से उठा के इसको फर्स्ट में डालने लग गए हैं पिछले 2-3 साल से। तो उन सबको तैयार कर लें अच्छे से। 10 नंबर का एक वो क्वेश्चन आप संस्कृत में लिखने की उसको प्रैक्टिस करें। आपका मीडियम जो भी है, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जब भी आप संस्कृत का कोई भी क्वेश्चन तैयार करें या अटेम्प्ट करें तो पहले उसको अपनी जो भी आपका मीडियम है, हिंदी या इंग्लिश, उसमें लिखें, फिर ट्रांसलेट करके उसको लिखें। ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक वो आएगा कि पहले क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन होगा कि जैसे ध्वनि परिवर्तन से संबंधित होगा, पद विभाजन से संबंधित होगा, इस तरह की व्याकरणात्मक जो चीज़ें हैं उनसे एक क्वेश्चन रहता है। तो इसकी मैंने जो जहाँ से ये तैयार किया था, राजेंद्र सर के नोट से तैयार किया था, तो उनमें जितना दिया हुआ था मैंने वो तैयार किया। बाकी ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है इस टॉपिक का, तो हम पूरी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं। तो जितने हम कर सकते हैं मैक्सिमम नॉर्मल चीज़ें वो सब तैयार कर लें। अगर वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छा है, अगर वहाँ से नहीं आया तो आपको हल्का उसका आइडिया रहेगा, तो आप 10 नंबर में से 3-4 नंबर का आराम से अटैम्प्ट वो कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भाषा विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में आपको दोनों के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। दोनों में कंपेयर कर लें, उनमें सिमिलरिटी क्या है वो आप लिख लें अलग अलग, उनमें विभिन्नताएं क्या क्या हैं वो उदाहरण के साथ लिखें। जो भी आप कुछ भी लिखें, एक सेंटेंस भी, उसमें उदाहरण ज़रूर डालें दोनों में। तो दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन भाषा विज्ञान से होते हैं कि भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, संस्कृत लौकिक संस्कृत है या शास्त्रीय संस्कृत है, इन सब से रिलेटेड होते हैं। तो इनमें ज़्यादा नहीं है, किसी के नोट्स से भी आप ये तैयार कर सकते हैं। जैसे पाणिनी IAS के नोट्स हैं वो भी अच्छे हैं, राजेंद्र सर के नोट्स हैं वो भी अच्छे हैं। तो दोनों के मिक्स करके आप कर सकते हैं, या और कोई भाषा विज्ञान की बुक परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे कमल देव द्विवेदी की बुक आती है, वो लेके आप उससे नोट्स बना सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट यही करना है उन नोट्स वगैरह कलेक्शन के अलावा, कि आप अपना खुद का एक आंसर तैयार करें जो कि दूसरे लोगों के आंसर में ना मिलता हो। उसकी भाषा शैली, उसमें जो कंटेंट का सीक्वेंस है, क्योंकि जैसे हमें पूछेगा कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में क्या अंतर है, तो जो अंतर है वो तो ऑब्वियसली सिमिलर होंगे, लेकिन आपका लिखने का तरीका ऐसा नहीं आप कोचिंग का जो रट लिया और वैसा का वैसा उसको प्रिंट कर दें। आपका लिखने का तरीका, आपका सीक्वेंस, आपका प्रेजेंटेशन है वो लोगों से अलग होना चाहिए। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने पहले और दूसरे ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। फिर इसमें एक 5वां क्वेश्चन नंबर 5 है, वो निबंध लिखने होते हैं। हमें 10-10 नंबर के 5 निबंध संस्कृत में 150 शब्दों में लिखने होते हैं। उसमें पहले 2015 तक होता था कि करंट अफेयर से रिलेटेड निबंध आते थे, तो सिर्फ हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना सीखना होता था। बाकी दर्शन वाले पार्ट को तब हम स्किप कर दिया करते थे। अभी UPSC ने ऐसा किया है कि 5वें जो क्वेश्चन है उसमें एक प्राचीन तकनीकी से संबंधित प्रश्न होगा, एक संस्कार, आश्रम व्यवस्था, इनसे रिलेटेड प्रश्न होगा, एक शायद वर्ण व्यवस्था है, हमारे पुरुषार्थ हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न होगा, और 2 प्रश्न दर्शन से होंगे। तो अगर हम भारतीय दर्शन को तैयार नहीं करेंगे तो ये वाले 20 नंबर के क्वेश्चन भी हमसे स्किप हो जाएंगे। 5वें की स्ट्रेटेजी ये थी कि दर्शन तो पूरा तैयार आपको करना ही चाहिए। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको कि अगर आप संस्कृत साहित्य ले रहे हैं तो आपको भारतीय दर्शन पूरा तैयार करना चाहिए। उसमें फिर आप प्रैक्टिस करें, जैसे कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, सिंपल लिख के और 100 शब्दों में इस पे आप हिंदी में या इंग्लिश में लिखें। उसके बाद उसको ट्रांसलेट करें अपने वर्ड्स में। फिर जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हैं या आपके जो भी सीनियर हैं उनको आप PDF भेज के और चेक करवा सकते हैं कि इसमें ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। 5वें क्वेश्चन का मेन पर्पज़ शायद ग्रामेटिकल एरर ही चेक करना होता है कि कितनी एरर हैं और कंटेंट कैसा डाल रहा है। तो प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हैं ट्रांसलेशन करने की वो प्रैक्टिस करें। 5वें का जितना सिलेबस है, जैसे कि पुरुषार्थ हैं, ये आप तैयार करें हिंदी इंग्लिश में, और फिर इनको ट्रांसलेट करके ऐसे लिखें, ट्रांसलेट करके लिखें कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। संस्कार हैं, उनमें सब संस्कारों के बारे में अपने हिंदी या इंग्लिश में नोट्स बना लें, और मेन जैसे उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, इन सब के बारे में संस्कृत में लिख के प्रैक्टिस करें। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर 5 निबंध में से 2 निबंध भी आपके संस्कृत में प्रैक्टिस किए हुए आ गए तो आपकी स्पीड जो है क्वेश्चन जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं हम उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये।
उसके बाद छठा और सातवां क्वेश्चन है वो भारतीय दर्शन, और वहाँ पे पुरुषार्थ से भी क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे संस्कार से भी क्वेश्चन होते हैं। तो छठे और सातवें में से एक क्वेश्चन पूरा दर्शन से होता है और एक क्वेश्चन में दूसरी एक सब क्वेश्चन किसी और टॉपिक से पूछा हुआ होता है। तो अगर आपने दर्शन अच्छे से तैयार किया है तो जिस वाले क्वेश्चन में पूरा दर्शन से पूछा है उसको आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। दर्शन में ज़्यादा अंदर से नहीं पूछते हैं, पिछले अगर हम पेपर्स उठा के देखें और फिलोसफी वाले कोई आपके जानकार हैं उनसे आप बात करके देखिएगा तो बताएंगे आपको कि एकदम जनरल चीज़ें संस्कृत में पूछते हैं, टू द पॉइंट। जैसे लास्ट टाइम पूछा था कि अष्टांग क्या है, योग के अष्टांग क्या हैं, तो इसमें हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम अष्टांग हमें याद करने हैं, क्या क्या अष्टांग है उनको फिर उन पर लिखना है हमें थोड़ा थोड़ा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो नॉर्मल जनरल जो है वो उसको तैयार कर लें दर्शन को, और फिर वो दर्शन वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन पेपर 1 में आता है जिसमें हमें 2 पैसेज दिए होते हैं, अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। उनमें से हमें 5-5 क्वेश्चंस के उत्तर देने होते हैं 3 से 4 पंक्तियों में। तो संस्कृत में एक मैंने बताया था पहले भी कि एक शब्द का भी, एक पद का भी एक वाक्य होता है। तो आप पहले प्रैक्टिस करें, जब आप एग्ज़ाम में आपको बैठना है। ये क्वेश्चन जो है ये आपको 40 मार्क्स भी दिला सकता है और आपको 15 मार्क्स भी दिला सकता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, मार्केट से आप जैसे एक निबंध मंजूषा एक बुक आती है वो आप ले सकते हैं, उसमें काफ़ी निबंध दिए हुए होते हैं, तो उनको पढ़ के और आंसर क्वेश्चन राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई टीचर्स हैं जैसे राजेंद्र सर ने एक बुकलेट तैयार की है, पाणिनि IAS की एक बुकलेट है, उनसे लेके आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे वहाँ से निकालने की, पुराने वाले पेपर हैं उनको पढ़ के उसका सही अर्थ समझने की कोशिश करें। पिछले 2 साल से हो रहा है कि UPSC कर रही है कि एक तो सरल सा दे रही है और दूसरा थोड़ा हार्ड दे रही है, जिसको समझने में आपको मशक्क़त थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो अगर आपने थोड़ी संस्कृत पढ़ी है प्रिपरेशन के लिए, मैंने तभी 4 महीने बताए थे कि संस्कृत को थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे बड़े क्लिष्ट समास के वर्ड काम में लेते हैं उस 8वें क्वेश्चन में, पैराग्राफ में, तो उनका अर्थ आपको उसको तोड़ना है, उसके अर्थ को समझना है, फिर आपको सेंटेंस फॉर्म करना है और 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो ये अगर आप प्रैक्टिस ही इसका एकमात्र उपाय है कि आप शब्द रूप, धातु रूप ये सब याद कर लें, प्रत्यय लगा के आपको वाक्य में आप प्रत्यय लगा के पदों का किस तरह से उपयोग करते हैं ये आप पहले सीख लेंगे, तो ये क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें आप अबव 35 आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी ये रही कि मैंने पहला और दूसरा, 5वां, छठे, 7वें में से जिसमें दर्शन पूरा आता है वो वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और 8वां क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, जो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। तीसरा चौथा का जो सिलेबस है उसको मैंने एकदम से स्किप नहीं किया कि मैंने उसको टच भी नहीं किया हो, क्योंकि दूसरे और पहले क्वेश्चन में वहाँ से सब क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो उसको हम नॉर्मल पढ़ सकते हैं। हम पहले डिसाइड कर लें, एग्ज़ाम में जाके ये कभी डिसाइड ना करें कि मैं ये अटैम्प्ट करूँ या ये अटैम्प्ट करूँ। पहले से पूरा माइंड सेट बना के जाएँ कि मुझे ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और जाते ही जो उसमें से एकदम आपको परफेक्ट आ रहा है उसको अटैम्प्ट करना शुरू कर दें। बाकी का जो सिलेबस है उसको एकदम अनटच ना छोड़ें। अगर उसको आप अनटच छोड़ रहे हैं तो आप 250 क्रॉस संस्कृत में नहीं कर पाएंगे। उसको थोड़ा थोड़ा देखें, जैसे कि महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है, सेकंड पेपर का सिलेबस है, कुछ भी वहाँ से पिक करके और पहले और दूसरे क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन डाल देते हैं। तो अगर सपोज करिए कि पहले में 2 सब क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, दूसरे में एक 17 नंबर का है, अगर ये 37 नंबर आपके ऐसे कैसे चले गए, इसमें से आपको 20 नंबर मिलते, 15 नंबर मिलते, तो 15 नंबर जब फाइनल लिस्ट के बाद आपको पता लगेगा कि कितना मैटर करते हैं। तो एकदम से इग्नोर किसी भी टॉपिक को ना करें, चाहे जिसको आपने अच्छे से तैयार किया है उसको अच्छे सोर्सेज से करें। सिर्फ किसी भी कोचिंग का नोट्स उठा के उसका रट्टा ना मारें, अपना खुद का बनाएं। एक ऑथेंटिक बुक खरीद लें कि लाइक आपको भाषा विज्ञान करना है तो कपिल द्विवेदी सर की बुक है वो ले लें, उसमें से जितना आप अंदर से निकाल सकते हैं वो निकालें, फिर किसी नोट्स की हेल्प लेके और अपना एक अलग सा नोट्स बना सकते हैं। वो अगर आपका आंसर रहेगा तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। मेरा संस्कृत पेपर 1 में 153 मार्क्स था, तो मुझे लगता है इस बार का काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी। अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि दर्शन को प्लीज़ स्किप ना करें। दर्शन को कोशिश करें कि दर्शन को आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। जितना अच्छा दर्शन होगा पेपर 1 में उतना ही आपका अच्छा स्कोर होगा। राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, संस्कृत में लिखने का अभ्यास करें कि प्रश्न छूट ना जाए। अगर एक क्वेश्चन आपका छूट गया 50 नंबर का, तो जितना आपने तैयार नहीं किया उससे ज़्यादा आप लॉस में चले जाएंगे।
तो पहले कम से कम पूरे पेपर के 2 या 3 टेस्ट ज़रूर दे लें। किसी भी कोचिंग में आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट देने के दौरान ये ध्यान रखें कि आपका असेसमेंट सही हो रहा है, मतलब सिर्फ आपके आंसर में अगर सिर्फ सीधे टिक लगे हुए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं, कॉपी लेके आपके टीचर के पास जाइए, आप पैसे दे रहे हैं उनको, जाके पूछिए कि कहाँ कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ। एक 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको 7 नंबर दिए हैं, अगले 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको 12 नंबर दिए हैं, तो जाके पूछिए कि कैसे ये 7 से मैं 12 हो सकता हूँ, इसमें लिख के दीजिए, जाके उनका टाइम लीजिए। जब हमसे वो पैसे ले रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो एकदम से सिर्फ टिक लगवा के और मार्क्स लेके जब आप टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर रहे हो तो खुश ना होए कि बस टिक सर ने चेक कर दिया है, 6 नंबर दिया है, इसमें मैं इम्प्रूव कर लूँगा। उनसे हम पूछें कि कहाँ कहाँ क्या क्या इम्प्रूव करना है, उनका टाइम ले, जो भी सूटेबल टाइम है वो हम उनसे ले सकते हैं और इस तरह से खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जब आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हो तो उस टेस्ट में वो जैसे कि 8 क्वेश्चन होते हैं पहले पेपर में, 8 के 8 जो क्वेश्चंस हैं, हम टेस्ट सीरीज़ जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी 8 के 8 रहेंगे। तो 8 के 8 वहाँ पे अटेम्प्ट ना करें, हमें जो मेन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, वहाँ भी हम वही स्ट्रेटेजी रखें जो हमें मेंस में हमें रखनी है। टेस्ट सीरीज़ में हम सेम स्ट्रेटेजी रखें। दर्शन के लिए एक और एडवाइस है कि जैसे मैंने जो किया था, जगदीश चंद्र मिश्र सर की भारतीय दर्शन की बुक है, उसमें उन्होंने उपनिषदों से लेके और उसका ट्रांसलेट किया है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है वो बुक, सीधे तरीके से समझ में नहीं आती है एक जिसने फिलोसफी नहीं पढ़ी हो उसको, लेकिन वहाँ से श्लोक उठाए जा सकते हैं। जैसे प्रतीत्य समुत्पाद है, उसका हमने श्लोक उठा लिया, अष्टांग है उसका हमने श्लोक उठा लिया, जैसे कि न्याय दर्शन है, सांख्य का प्रकृति पुरुष है तो प्रकृति का एक श्लोक उठा लिया, पुरुष का एक श्लोक उठा लिया, और जो हमारा नॉर्मल नोट्स है उसका दर्शन का, उसमें हम बीच बीच में वो ऐड कर सकते हैं। सेम यही काम हमें उसके लिए भी करना चाहिए। जैसे कि हमने संस्कार लिए हैं, तो जैसे उपनयन संस्कार है उसके लिए हम 2 लाइन अगर संस्कृत में कहीं से भी लेके और वहाँ कोट कर सकते हैं तो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। इसके आपके आंसर की क्वालिटी भी बढ़ेगी। एक जो होता है कि शब्द पूरे हो जाएंगे हमारे आंसर करने में, उसमें भी हेल्प मिलेगी और एक अच्छा लगेगा, क्योंकि संस्कृत का ही ऑब्वियसली एग्जामिनर होगा, वो संस्कृत से ही होंगे जो भी प्रोफेसर होंगे, तो उनको अच्छा फील होगा कि हाँ संस्कृत में बच्चे ने पढ़ाई करके आए हैं। तो जैसे मैंने जगदीश चंद्र मिश्र सर की बुक से दर्शन के लिए जितना था, जितने श्लोक थे, काफ़ी सारे श्लोक मैंने वहाँ से उठाए और मेरे नोट्स में डाल के उनको मैंने तैयार किया था। ऐसा ही सेम हम संस्कार के लिए कर सकते हैं, आश्रम व्यवस्था के लिए कर सकते हैं, तकनीकी के लिए अगर हमें कहीं पे मिलता है तो उसके लिए भी हम इस तरह का कुछ कर सकते हैं। तो पेपर 1 की ये स्ट्रेटेजी रही। जीएस संस्कृत साहित्य का प्रश्न पत्र 2 जो है वो साहित्य से रिलेटेड है पूरा। उसके 2 पार्ट हैं, पहले में क्वेश्चन आंसर हैं, दूसरे वाले में हम व्याख्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें महाकाव्य हैं 8, उनके बारे में हमें एक नॉर्मल ओवरव्यू नॉलेज चाहिए होता है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। उसके लिए मैंने जो सोर्स काम में लिया वो राजेंद्र सर के नोट्स और मिश्रा सर हैं डीयू में, उनके नोट्स, उन दोनों को मैंने जितना उन्होंने क्वेश्चन 1 के बारे में जो बनाए थे, जैसे कुमार संभव है, इससे 5-6 पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्होंने उनका आंसर भी लिखा था, क्वेश्चन भी लिखे थे। तो जितना वहाँ पे था, जैसे शिवराज्योदय में उसमें 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन है, रघुवंश है उसमें भी 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। तो इतने हर काव्य पे आप क्वेश्चन अपने तैयार कर लें कि इनको किस तरह से क्या क्या पूछ सकते हैं, इसमें से और भी आप कुछ सोच लें, उनको तैयार कर लें, फिर उनको बार बार आप खुद रिवाइज़ करें और लिमिटेड स्पेस में लिखने की कोशिश करें कि 150 वर्ड्स में जैसे पूछ रहे हैं, 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं पेपर क्वेश्चन 1 में, तो उनको उस हिसाब से ही लिखने की प्रैक्टिस भी आप पहले से करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बीच बीच में अगर आप श्लोक याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक लाइन याद कर सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा। अगर ये दोनों ना कर सकते हैं तो श्लोक का पहला शब्द और श्लोक का आखिरी शब्द लिख के डॉट डॉट वाला, ये लास्ट ऑप्शन है, ये कर सकते हैं। पर अगर श्लोक याद कर लेंगे 1 या 2 लाइन तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो ईशावास्योपनिषद भगवत गीता, अर्थशास्त्र और रामायण से रिलेटेड होता है। इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ईशावास्योपनिषद का जो दर्शन है उसके मिश्रा सर हैं, उनके नोट्स हैं, उनमें काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हम जब मार्केट से कोई ईशावास्योपनिषद का दर्शन उठा के पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा पढ़ने में, क्योंकि लिमिटेड टाइम में, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फिर हमें पूरा उससे स्ट्रगल करना पड़ेगा और हो सकता है कि क्वेश्चन भी ना आए उस बार उसका। तो इस वाले क्वेश्चन में हम नोट्स की मदद ले सकते हैं।
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए शशांक त्रिपाठी सर ने बहुत अच्छा उन्होंने कंपाइल किया था इस क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 दोनों के लिए, तो उनके ब्लॉग पे पढ़ा है, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी वाले जो हैं राजेंद्र सर के नोट्स और मिश्रा सर के नोट्स दोनों के उठा के और उनको आप कंपेयर कर सकते हैं या दोनों से जोड़ के अपना तैयार कर सकते हैं। हाँ, इनकी आपके पास बेसिक बुक ज़रूर होनी चाहिए, जैसे ईशावास्योपनिषद है, उसकी आप एक बुक खरीद सकते हैं। चौखंबा पब्लिकेशन पे नॉर्मली संस्कृत की ज़्यादातर बुक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से ख़रीद के और ख़ुद से भी कुछ अगर वैल्यू एडिशन आप करना चाहें जो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि इससे मेरा आंसर अलग हो सकता है, तो उसको ऐड करिए उसमें। इन दोनों राजेंद्र सर, मिश्रा सर, जो भी मार्केट में अवेलेबल ऑप्शन है उनसे लेके और एक बेसिक बुक खरीद लें। उन सब तीनों से मिला के आप अपना अलग अलग जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली टीचर्स ने कोचिंग वाल में दे रखे हैं, उनके अलावा भी अगर आप कुछ और सोच सकते हैं या पिछले पेपर्स में जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको इग्नोर ना करें, उन पे ज़रूर लिख लें। ईशावास्योपनिषद से लाइक जितने भी 10 के बाद जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ये दोनों क्वेश्चन हमें हिंदी में या इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसमें अटेम्प्ट करने हैं, तो उसी मीडियम में प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि उसमें भी आप श्लोक कुछ डाल सकें उससे रिलेवेंट, जैसे ईशावास्योपनिषद का कोई आप कुछ कोट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भगवत गीता का भी उससे रिलेटेड जो श्लोक है आत्मा वाला वैसा उसमें वहाँ पे कोट किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को याद रखें और उनको रिवाइज करते रहें ताकि टाइम पे आपको रिकॉल हो जाए। तीसरा जो क्वेश्चन है पेपर 2 का वो नाटक से संबंधित होता है। इसमें शायद 8 नाटक हैं, मैं श्योर नहीं हूँ अभी। तो उन नाटक का हमें नॉर्मल नॉलेज ये होता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में है, तो इससे 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं कि शकुंतला की सुंदरता, उसकी विरह का वर्णन, पिता के बारे में शाकुंतलम में क्या कहा गया है, शाकुंतलम की जो शैली है रचना की वो उपमा कालिदासस्य को आप एक्सप्लेन करिए शाकुंतलम को ध्यान में रखते हुए। तो ये 5-6 क्वेश्चन ऐसे हर नाटक से बनते हैं। जैसे स्वप्नवास दत्तम में कि स्वप्न के दृश्य के बारे में आप बताइए, भास की रचना शैली के बारे में बताइए, जो नायक हैं उनका चरित्र चित्रण कीजिए। ऐसे 4-5 क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन हैं, तो आप किसी भी नाटक को स्किप ना करें अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। और सबका जो है आप तैयार करें। इंग्लिश वाले मैंने बताया शशांक सर का कंपाइलेशन बहुत अच्छा है, उनके ब्लॉग पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा खुद भी उसमें कुछ अपडेट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो अभी पब्लिक मटेरियल है तो सबके पास अवेलेबल है। तो आपका आंसर अलग कैसे लगेगा ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। उस नाटक की बुक खरीद सकते हैं। अभी आजकल ऑनलाइन भी ज़्यादातर संस्कृत के नाटक हैं वो अवेलेबल हैं, तो वहाँ जाके उनका जिस्ट में से कुछ निकाल के जहाँ जहाँ आप ऐड कर सकते हैं वो आप ऐड करने की कोशिश करें। इसका चौथा जो क्वेश्चन है वो संस्कृत में अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप वो अटेम्प्ट करते हैं तो आपको वो संस्कृत में लिखना पड़ेगा। उसमें 7 खंड काव्य हैं, नीति शतक है, मेघदूत है। उन 7 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको संस्कृत में मिलेंगे। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का फ़ायदा आपका ये होगा कि चौथे क्वेश्चन में बाकी किसी भी क्वेश्चन के सिलेबस से उठा के क्वेश्चन नहीं डालेगा। जो 7 खंड काव्य इसमें हैं वहीं से ही आपको क्वेश्चन करेगा। तो अगर आप उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो राज तरंगिणी जैसे इसमें है, तो आप राज तरंगिणी के 4-5 क्वेश्चन पॉसिबल हैं, वो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपका क्वेश्चन 2 और 3 का जो सिलेबस है वहाँ से उठा के इधर उसको मूव नहीं करेगा। ये इसका फ़ायदा है करने का, लेकिन इसका नुकसान है ये है कि आपको संस्कृत में लिखना पड़ेगा और राइटिंग स्पीड प्रैक्टिस व्याकरणात्मक त्रुटियों से रहित और संस्कृत में ही लिखना है, तो प्रैक्टिस आपको काफ़ी चाहिए होगी उसके लिए। मैंने जो अटेम्प्ट किए थे पहले वाले पार्ट में से, वो क्वेश्चन 1 कंपलसरी अटेम्प्ट करना होता है, वो हिंदी में अटेम्प्ट किया था, और मैंने चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो संस्कृत में अटेम्प्ट किया था। दूसरा और तीसरा मैंने नॉर्मल तैयार किए थे, ज़्यादा इन पे मैंने मतलब एकदम से नहीं छोड़ा था, पर जनरली उनको तैयार किया था कि ऊपर नीचे अगर हो जाए तो मैं उसको अटेम्प्ट कर सकूँ। इसका जो सेकेंड पार्ट है पेपर 2 का वो पूरा श्लोक्स का है। छठा और सातवां, सॉरी 5वां और छठा, ये दोनों हमें संस्कृत में अटेम्प्ट करने होते हैं, संस्कृत में व्याख्या करनी होती है। 7वां 8वां जो भी हमारा मीडियम है, हिंदी या इंग्लिश या कोई उसमें हम ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितने श्लोक हैं उनकी अच्छी सी व्याख्या देखें, अच्छे सी बुक खरीदें कोई, जैसे कुमार संभव है, इसकी कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं संस्कृत व्याख्या की। आप शॉप पे जाएं, वहाँ से जो व्याख्या आपको सबसे सरल लगती है, सबसे सही समझ में आती है, उस व्याख्या वाली बुक को ख़रीदें।
मार्केट में जो मैटर अवेलेबल है, लाइक कि राजेंद्र सर के नोट्स हैं, पाणिनी आईएएस के नोट्स हैं, मिश्रा सर के नोट्स हैं, उनको कलेक्ट कर लें क्योंकि वो अभी अवेलेबल हैं। इन सब में देख के और अपनी एक व्याख्या अलग तैयार करें कि वैसी व्याख्या किसी दूसरे बंदे ने नहीं लिखी हो, चाहे वो सरल हो किसी से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उस व्याख्या को मैं तो ये सजेशन दूंगा आपको कि उसको एकदम याद कर लें। उसको एक बार लिखने के बाद इतनी बार उसको रीड करें कि वो आपको एकदम से याद हो जाए, ताकि आपका समय बचेगा। एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो जैसे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको जाके जो याद किया हुआ उसको एज इट इज़ उतार देना है। मैंने जो व्याख्या में किया था, मैंने सबसे पहले अन्वय लिखा था, उसके बाद में एक छोटे से पैराग्राफ में उसका इंट्रोडक्शन या प्रसंग जो बोलते हैं वो लिखा था, उसके नीचे मैंने व्याख्या करना शुरू कर दिया था, उसकी व्याख्या लिखी, उसका जो भाव है वो लिखा बाद में कि इसको पूछने का मोटो क्या है, या फिर जैसे कि रघुवंश का एक श्लोक है कि आधे वैसी नादितम द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय ना तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यसि। तो इसको पूछने के पीछे उनका मोटो क्या है, या रघुवंश का पहला श्लोक है वागर्थाविव वाला, उनका मोटो क्या है। तो हम शिव पार्वती के बारे में बताएंगे, शब्द और शब्द के अर्थ के बारे में उनको लिंक करके बताएंगे। तो ये सब हमें भाव में लिखना चाहिए। 3 पैराग्राफ में ये होगा। चौथे पैराग्राफ में हम उसको करंट से लिंक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि किरातार्जुनियम में है कि वनेचर को जो युधिष्ठिर हैं वो दुर्योधन के यहाँ पे भेजते हैं उसकी राजनीति जानने के लिए। तो ये काम हम भी करते हैं हमारे दुश्मन देशों में, या इवन हमारे दोस्त देश में हमारे स्पाई रहते हैं। हर देश की ये प्रैक्टिस है, तो उसको हम आज के साथ लिंक कर सकते हैं कि MI5 जो भी नौसाद हैं, ये सब आज भी इस तरह का काम कर रही हैं। तो लास्ट वाले 1 या 2 लाइन में हमें उसको करंट से ज़रूर लिंक करना है। एक है कि उसमें साहित्यिक और व्याकरणात्मक टिप्पणी ज़रूर लिखें। याद कर लें कि इस वाले श्लोक में कौन सा छंद है, उस छंद का नाम लिखें। इसके अलावा जो भी साहित्य टिप्पणी आप कर सकते हैं कि अलंकार आपको याद आ रहा है तो अलंकार का नाम ज़रूर लिखें कि इसमें ये अलंकार है। ब्लफ ना करें उसमें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा अलंकार है तो उसको खाली छोड़ दें। व्याकरणात्मक टिप्पणी में जो 1-2 समास है वो लिख सकते हैं, संधि कर सकते हैं, कहीं पे कुछ प्रत्यय है वो बता सकते हैं, कौन सी धातु है, कौन सी विभक्ति है, ये सब बता सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं वो जो संस्कृत वाली व्याख्या है उनमें मैंडेटरीली होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप अपनी तरफ से अपडेट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कि करंट से आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मैं और लिंक करूं तो वो और लिंक कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि लास्ट तक ये आपको सोचना ना पड़े। इसमें 5वां और छठा अगर आप दोनों अटैम्प्ट कर रहे हैं, 5वां तो अटैम्प्ट करना ही है कंपलसरी, अगर छठा भी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि इसको अटैम्प्ट करते टाइम आप सोच के ट्रांसलेट ना करें, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। मैंने शास्त्री किया है, फिर भी मैं संस्कृत मीडियम में रहा हूँ तो भी मुझे बहुत टाइम लगता है जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ। तो बाकी दूसरे क्वेश्चन छूटने का डर रहता है, तो उसको याद कर लें जहाँ तक हो सके, रट सकते हैं उसको एक तरह से, और अपना जो अलग से आंसर पहले तैयार करें फिर उसको याद कर लें, और जितने जाके उसको एज इट इज़ उतार सकते हैं हम। 7वें 8वें में से इनको हिंदी में या इंग्लिश में अटैम्प्ट करना होता है, तो श्लोक इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका आराम से अर्थ समझे, जैसे मेघदूत है, नीति शतक है, उत्तर रामचरितम, सुखनासोपदेश, ये सब है, इनका आराम से इसको पढ़ें जब भी आप फ्री टाइम में रहें। इनका एक्सप्लेनेशन देखें कि क्या कहना चाह रहा है, उसको इनमें मेन चीज़ें समराइज़ करने की कोशिश करें कि ये चीज़ें अगर मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये छूटनी नहीं चाहिए। जैसे हम नीति शतक के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें मूर्ख वाले हैं कि मूर्ख की किस तरीके से कैसे मूर्ख होते हैं, उसको किस तरह से नहीं समझाया जा सकता है। तो विद्वान आदमी के क्या लक्षण होते हैं, मूर्ख के क्या लक्षण होते हैं। तो अगर और कहीं रिलेवेंट हमें एग्जाम्पल उस टाइम पर याद आ रहा है तो वो हम वहाँ पर कोट कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी हम लिख रहे हैं उसके साथ में इन्वर्टेड कोमा लगा के। तो उससे हमारा थोड़ा सा क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। उसमें भी हमें लास्ट में प्रसंग लिखना चाहिए शुरू में। अन्वय हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाकी अन्वय 7वें 8वें में लिखना मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, तो आप छोड़ सकते हैं अन्वय तैयार करना, क्योंकि नॉन संस्कृत वालों को अन्वय ज़्यादातर याद करना होता है। तो अन्वय वाला पार्ट यहाँ से आप छोड़ सकते हो। लास्ट में साहित्य और व्याकरण की जो टिप्पणी है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए 7वें 8वें दोनों में। सुखनासोपदेश और अगर आपको 7वां 8वां दोनों ही अटैम्प्ट करना है तो आपको पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। जब आप सेकंड पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो मेरी तो पर्सनल एडवाइस ये है कि आप 3 क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट करें, चाहे आप 5वां 7वां 8वां कर सकते हैं, या 5वां 6 5-6 कर लें और 7 और 8 में से एक कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे है ना ज़्यादा कुछ घुमाने के लिए एग्जामिनर के पास नहीं होता है। लिमिटेड श्लोक हमारे सिलेबस में है, उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछेंगे। तो एक बार हम उनको अगर पूरा तैयार कर लेंगे तो छूटने की गुंजाइश नहीं होती है, ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं हम। 100+ स्कोर यहाँ आराम से हो सकता है 150 में से। तो इसको अच्छे से करने की कोशिश करें, श्लोक्स पे ध्यान दें। 7वां और 8वां अगर आपको अटैम्प्ट करना है तो स्किप ना करें। स्किप तो मेरा तो एडवाइस है कि किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। अगर आपको 5वां 6वां अटैम्प्ट करना है तो 5वां 6वां दोनों का सिलेबस करना पड़ेगा। फिर सिर्फ अगर आपको 7वां अटैम्प्ट करना है तो सिर्फ 7वां ही ना करें, 8वां भी तैयार कर लें, क्योंकि इन दोनों में क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे करता है, मिक्स कर रहा है कंटिन्यू कभी किसी क्वेश्चन में। तो अगर आपका एक श्लोक चला गया 17 नंबर का तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। सिलेबस को दूसरे पेपर में भी एकदम से कहीं से भी नहीं छोड़ना है कि ये मैं एकदम ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, इसको मैं एकदम से ही तैयार नहीं करूँगा। नाटक वाला पार्ट या दर्शन वाला जो ईशावास्य उपनिषद गीता वाला क्वेश्चन 2 है उसको मैं एकदम छोड़ रहा हूँ, या चौथे को। हाँ, पहले वाले पार्ट में एक काम कर सकते हैं आप, अगर चौथा आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है जो पूरा संस्कृत में लिखना होता है उसको एकदम से स्किप कर सकते हैं, और ऊपर वालों में से आप 2 अटैम्प्ट कोई भी कर सकते हैं। पहला तो करना ही है, दूसरे तीसरे में से एक कर सकते हैं। बाकी नीचे श्लोक में छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। मैंने जो किया था, मैंने 5वें 6ठे का पूरा सिलेबस मैंने तैयार किया था, 7वें और 8वें का पूरा सिलेबस तैयार किया था, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं 5वां 6ठा अटैम्प्ट करूँगा और 7वें 8वें में से एक अटैम्प्ट करूँगा। तो मैंने उत्तर रामचरितम तैयार नहीं किया था। तो मैं पहले से मैंने डिसाइडेड था कि जिस वाले क्वेश्चन में उत्तर रामचरितम का श्लोक होगा मैं उसको छोड़ दूंगा, चाहे वो 7वें में हो चाहे 8वें में हो। तो वो शायद 8वें में था तो मैंने 7वां अटैम्प्ट किया था। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी है। बाकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। लेने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका संस्कृत में इंटरेस्ट कितना है। आप इसको 4 महीने तक बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें रटनी भी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, नई सारी चीज़ें आपको, जैसे राइटिंग प्रैक्टिस है, सेंटेंस फॉर्म करना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तो पहले ही खुद को तैयार कर लें, एक बार सिलेबस से गो थ्रू होकर देख लें, पुराने पेपर्स उठा के देख लें, पुरानी कॉपीज़ भी कई पढ़ी हैं, शशांक सर ने डाली हुई है इंग्लिश में, हिंदी की भी काफ़ी सारी कॉपीज़ अवेलेबल हैं, किसी कोचिंग से ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी कॉपी जो मैंने टेस्ट में है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उनसे देख के डिसाइड करें कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। किसी के कहने में आके संस्कृत ना लें। डेफिनेटली अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसे 300+ मार्क्स बिल्कुल भी संस्कृत में नहीं आएंगे। इस बार तो शायद एक भी बच्चा से 300+ नहीं है। तो हार्ड वर्क इसमें करना पड़ेगा। बाकी अगर एक बार तैयार कर लेंगे 4 महीने पूरा आप डेडिकेशन से लगा के, तो रिवाइज़ करने में इजी रहेगा कि 1 वीक से कम टाइम में आप मुझे लगता है एकमात्र सब्जेक्ट होगा जिसको रिवाइज़ किया जा सकता है। तो ये हमें वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। एक है कि इसमें चेंज करने के लिए कुछ नहीं है, लाइक कि आपने 18 वाले अटैम्प्ट के लिए संस्कृत तैयार कर लिया है तो 19 में भी सेम सिलेबस रहेगा, सेम क्वेश्चंस होंगे, तो अपडेट करने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको ज़्यादा एफर्ट अगेन फिर नहीं करने पड़ेंगे कि हर साल अपडेट हो रहा है। तो ये कुछ फ़ायदा है। एक है कि एकदम से ये नहीं करेगा कि एकदम से स्कोर सबका कम हो गया है कि 250 से नीचे चले गए हैं, या इस बार संस्कृत उछल के 350 चला गया है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना मार्क्स आपको ये पे करेगा। ये संस्कृत की खास बात है। तो संस्कृत अगर आप लेना चाहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पर आपको सीखना पड़ेगा। संस्कृत लिखना आपको आना ही चाहिए। किसी भी, चाहे वो कई बार होता है कि कोचिंग्स में या फिर बाहर सीनियर्स हमें बता देते हैं कि ऐसा कुछ की ज़रूरत नहीं है, 3 सिर्फ आपको संस्कृत में अटैम्प्ट करने हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश में अटैम्प्ट करना, उन 3 में हल्का हल्का जैसा हम बताएंगे वैसे लिख के निकल जाना। ऐसा करेंगे बिल्कुल भी 250 पार नहीं करेंगे। मैं ये आपको पूरे मेरे 2 एक ख़राब अटैम्प्ट और एक सक्सेसफुल अटैम्प्ट के एक्सपीरियंस के बाद कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको संस्कृत सीखना ही पड़ेगा, थोड़ा खुद से आप संस्कृत बना के लिख सकें इतना आपको संस्कृत तैयार करना ही पड़ेगा। बाकी अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसके साथ जा सकते हैं। मेरी तरफ से आप एस्पायरेंट्स जो हैं संस्कृत जो लेना चाहते हैं और जो दे रहे हैं एग्ज़ाम, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। दिल्ली नॉलेज ट्रैक का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो दिल्ली नॉलेज ट्रैक को लाइक करें, इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मुझसे अगर संस्कृत से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो फेसबुक पे मेरा अकाउंट है विजय सिंह गुर्जर के नाम से, तो वहाँ आप कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगेन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।